हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिस्टल नॉलेज। और ये हमारी चल रही है ईपीएफओ एपीएफसी की सीरीज़, जिसमें हम सोशल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा रहेगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952। अब देखो, ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे कि इसमें 2023 में जो एपीएफसी का पेपर हुआ था ना, उसमें इसी एक्ट से कितने क्वेश्चन थे? 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, जब एक एक्ट से ही 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो इसकी इम्पोर्टेंस। दूसरा, 2023 में ही ईपीएफओ जो एओ ईओ का जो पेपर हुआ था ना, ईओ का, उसमें भी 3 क्वेश्चन थे इसके, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब अभी तो ये कंबाइंड हो रहा है, तो कंबाइंड का माने तो मतलब 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी एक्ट से। ठीक है, एक ही साल में। तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चल गई है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसके अंदर है ना, ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसमें ना 3 तो हमारी स्कीम्स हैं, तो आज हम इसमें स्कीम के बारे में देखें और फिर हम देखेंगे कि आपके पॉसिबल इसमें डाउट क्या क्या आ सकते हैं। देखिए, जैसे कि अब मैंने ना इसमें ना इस स्कीम से रिलेटेड डाउट भी डाल दिए कि मेंबरशिप कैसी होगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये सारे इस तरीके से। ठीक है, ये सब देखेंगे। तो हम इसमें पहले ये 3 स्कीम कवर करेंगे, फिर हम डाउट्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आज का लेक्चर में तो सिर्फ इतना ही रहेगा। जो हम कल लेक्चर लेके आएंगे, हम उसके अंदर कोशिश करेंगे कि इस पूरे एक्ट को कंप्लीट कर दें। अगर कुछ रह जाता है, जैसे कि पीएफ कैलकुलेट कैसे होता है, पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है, वो कैलकुलेशन देखेंगे हम। तो उसके मैं शायद एक अलग वीडियो बना दूं, क्योंकि जो हमारा बोनस एक्ट था ना, उसके अंदर ईपीएफओ ने एपीएफसी में जो क्वेश्चन पूछा ना, उसमें ये पूछा क्वेश्चन कि बोनस कैसे कैलकुलेट होता है। उसका प्रॉपर एक एग्जाम्पल दिया था और उसको सॉल्व करना था क्वेश्चन को। ठीक है, तो जैसे हमने बोनस की कैलकुलेशन देखी थी, आप लेबर लॉज वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, वो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसी तरीके से हम पीएफ की कैलकुलेशन भी देखेंगे। तो मैं सोच रही हूँ उसकी शायद अलग से वीडियो बनाऊँ, या कल वाली वीडियो में ही कंप्लीट कर दूँ इसकी। 3 से ज़्यादा इसकी वीडियो नहीं होगी और ड्यूरेशन तो कम ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952। अब इसमें ये कब एप्लीकेबल होगा, कैसे एप्लीकेबल होगा, वो हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमारा मेन फोकस है कि इसके अंदर जो 3 स्कीम्स हैं ना, पहले हम उसको देख लें, उसके बाद हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 3 स्कीम कौन कौन सी है। जो सेक्शन 5 है, 6A है और 6C, उसके अंदर 3 स्कीम्स दी हुई है। एक है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, फिर है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995, उसके बाद है एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। ठीक है, अब देखो प्रोविडेंट फंड किसके लिए होगा? ये होगा कि आपको रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट मिले। अब क्या होता है, ओल्ड एज में इंसान कमा नहीं सकता। अब ये यूथफुल स्टेज में इंसान कमाता है ना, यूथफुल एंड मेच्योर स्टेज में इंसान कमाता है, ओल्ड एज में कमा नहीं पाता, उसकी एज इतनी ज़्यादा हो जाती है। पर पैसा तो इस टाइम पे भी चाहिए ना, पैसा तो हर स्टेज में चाहिए। तो यहाँ जितना वो पैसा कमा रहे हैं, उसमें से कुछ गवर्नमेंट क्या बोलती है, जैसे कि 12% निकाल लो, उसमें कुछ एम्प्लॉयर पे करेगा और 12% एम्प्लॉय पे करेगा। ठीक है, फिर कुछ इसमें क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, और कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इससे जो छोटा सा अमाउंट है, मान लो आप 1000 रुपये इस स्कीम में लगा रहे हो। ठीक है, तो 1000 आप लगा रहे हो, 1000 रुपये आपका एम्प्लॉयर लगाएगा, कुछ पैसा आपका गवर्नमेंट लगाएगी। फिर इस पे आपका मान लो 5 साल के बाद आपको लेना है, पैसा निकालना है, या आपको 60 ईयर के बाद पैसा निकालना है। तो आप समझ के देखो कि इस पर इंटरेस्ट वगैरह मिलके ये पैसा कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा। 1000 रुपये महीना मतलब 12,000 रुपये तो साल का हो गया सीधा। ठीक है, इस तरीके से आपको ओल्ड एज में पेंशन के थ्रू ये पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गई इसकी इम्पोर्टेंस कि एक तरीके की सोशल सिक्योरिटी है, जो पहले इसी के जेब से निकाल के एक डिपॉजिट कर दी जाएगी, जिसके बाद इसको कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं आएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम में क्या है कि आपको जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है उसको कुछ पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। ठीक है, एक तो होता है कि रिटायरमेंट के बाद तुरंत कितना अमाउंट मिलता है, किसी किसी को 1 करोड़ रुपये भी मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, फिर उसके साथ जो इंटरेस्ट मिला है ना इसे 1 करोड़ रुपये, उसको पेंशन की फॉर्म में देते रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्कीम की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952। अब क्या है, ये एक तरीके की लॉन्ग टर्म सेविंग हो जाती है। अब है ना, अगर मान लो आप
पीएफ से अकाउंट से पैसा निकालना होता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। ये रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है पैसा। पर मान लो कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाए, कि मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ आ जाएँ आपकी फैमिली में, किसी को आपको पैसे की ज़रूरत है, उसके लिए भी एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। उसके बाद आपको इस अकाउंट में से पैसा निकालने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये पैसा कब मिलेगा आपको? रिटायरमेंट के बाद। बट आपको बहुत ही इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी, तो आप निकाल सकते हो इसमें से पैसा, पर इसमें से पैसा निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे बोला गया है कि एक लॉन्ग टर्म की सेविंग है एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? जो काम कर रहे हैं, वर्कर्स, ठीक है। तो ये रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा अमाउंट आपको देगी, या आप जॉब को एग्जिट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको पैसा मिल जाएगा। कवरेज क्या क्या होती है इसमें? जो भी इंसान 15,000 से कम रुपए कमा रहा है, ठीक है, 15,000 से मान लो 14,990 रुपये कमा रहा है, तो वो भी इस स्कीम में इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। और इनरोल होने का क्या क्राइटेरिया होता है? इनरोल होने का क्राइटेरिया ये होता है कि जो कंपनी का मालिक है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको इस स्कीम के अंदर इंक्लूड करवाए, ठीक है। इसकी जेब से पैसा काटे, कुछ पैसा खुद दे, तो वो जो कंपनी का मालिक होता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उसके पास 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो ये एक्ट उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। और एक बार ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ, उसके बाद हमेशा के लिए रहेगा, चाहे वर्कर 18 ही क्यों ना हो। 20 पे लागू होता है, 18 वर्कर आ जाएंगे, एक बार लग गया तो 18 को भी देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अभी क्या होता है कि वर्कर मान लो अभी आप एक कंपनी में गए हो, कंपनी का मालिक बोल रहा है कि आपको जॉब मिली है, 14,000 रुपये मिलेंगे आपको महीने के, ठीक है। तो आप बोलो और आपको बता दें कि 1,000 रुपये आपके हम इसमें काटेंगे, इसका 12% कितना होता है? 1680 रुपये मान लो, इतने रुपए आपके काटे जाएंगे, वो इस अकाउंट में जमा करेंगे। तो आप बोलो कि नहीं, मुझे स्कीम में इनरोल ही नहीं होना है, तो आपको क्या है, वॉलेंटरली एक फॉर्म आता है, उसको फिल करके उसे देना पड़ेगा कि मैं इंक्लूड नहीं होना चाहता हूँ इस स्कीम में। एम्प्लॉयर का कोई रोल नहीं है इसमें, मतलब एम्प्लॉयर कोई आपके साथ घपलेबाजी नहीं कर रहा है, आप खुद इनरोल नहीं होना चाहते हैं, वो पूरा फॉर्म आपको फिल करके देना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी 15,000 से कम पैसा कमा रहे हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। वॉलेंटरली भी ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। क्या है कि आपकी सैलरी मान लो 20,000 है, तो आप वॉलेंटरली भी इसमें स्कीम में पैसा डलवा सकते हो अपना। इनके लिए तो मैंडेटरी होता है, और जिनकी सैलरी ज़्यादा है उनके लिए क्या है, वॉलेंटरली भी आप इस स्कीम में पैसा डाल सकते हो। अब देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा इसमें। क्या है, एम्प्लॉय जो होता है, जो वर्कर है, वो कितना देगा? 12% अपनी सैलरी का। सैलरी में क्या आ जाएगा? बेसिक जितनी सैलरी है और जितने भी अलावेंसेस मिले हैं उसके, वो इंक्लूड करके उसका 12%। फिर एम्प्लॉयर कितना देगा? 12%। जितनी इसकी सैलरी है उतना ही एम्प्लॉयर आपको देगा पैसा, ठीक है। उस एम्प्लॉयर वाले शेयर में से क्या होगा, 8.33% जो है वो जाएगा पेंशन फंड में, 0.5% जाएगा इंश्योरेंस वाले फंड में, और जो बाकी बैलेंस बचेगा ना 3% के अराउंड, वो किस में चला जाएगा? प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। समझ में आया? अब देखो इसके बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे। एक तो जब आप रिटायरमेंट लोगे तब आपको इकट्ठा बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना घर बना सकते हो, बच्चों की शादी कर सकते हो, या कुछ भी आप कोई ज़मीन वगैरह में इन्वेस्ट कर दो, या अपना बिजनेस कुछ खोल सकते हो। तो एक बड़ा अमाउंट आपको रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन के बाद मिलता है, ठीक है। पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, मैरिजेज़ अपने बच्चों के लिए, या अपनी मैरिज के लिए, या एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, इलनेस वगैरह के लिए, या कुछ नेचुरल क्लेमिटीज़ आ जाए तो उस केस में क्या है, पीएफ फंड से पैसा निकाल सकते हो। वही मैंने जो बताया कि निकाल सकते हो, पर ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होती है। इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको इलनेस है, मैरिज है, नेचुरल क्लेमिटीज़ हो गई है, पेपर में पूरा दिखाना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं टैक्स बेनिफिट। अब क्या है कि आपने जो पैसा इस पीएफ फंड में डाला और आप बोलते हो कि मैं 5 साल तक इस पैसे को नहीं निकालूंगा, ठीक है। वैसे तो रिटायरमेंट के बाद निकालना होता है, पर आप ऐसा टारगेट मानो कि मैं 5 साल तक नहीं निकालूंगा इसको, तो इस पर 5 साल तक आप पैसा नहीं निकाल रहे हो तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 5 साल से पहले मान लो आप 4 साल में निकाल ली, चाहे नेचुरल क्लेमिटीज़ आ गया है, एजुकेशन का आ गया है, किसी भी रीज़न की वजह से आपने 4 साल में ये पैसा निकाल लिया है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने के बाद, तो आप पे उसको जितना अमाउंट आपको मिलेगा उस पर टैक्स भी लगेगा। 5 साल के बाद निकालते हो तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप इस स्कीम में इनरोल होते हो तो आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिल जाता है, ठीक है।
तो अगर आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में भी जा रहे हो तो ये नंबर आपको हमेशा हेल्प करेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995। अब पेंशन स्कीम में क्या है कि जो आपने पैसा डाला था उसका 8.33% जो एम्प्लॉयर डाल रहा था वो कहाँ जमा हो रहा था, आपका पेंशन फंड में। तो उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी मंथली, कि मान लो आपका 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया तो उसको कुछ वो बांट देंगे 20 साल में कि इतना इतना अमाउंट करके आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। मतलब छोटा छोटा कि 80,000 रुपये महीना आपको पेंशन दे देंगे। वो आपके अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रखा है, उसी के बेसिस पे आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। और उस क्या है कि आपकी डेथ होगी तो आपको पेंशन आपकी फैमिली को मिलेगी, मतलब आपकी वाइफ को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कवरेज। इसमें क्या है, ऑल पीएफ मेंबर आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली कवर्ड होंगे। जो भी पीएफ स्कीम में पैसा डाल रहा है ना वो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस का भी मेंबर बन जाएगा और ऑटोमेटिकली पेंशन स्कीम का भी मेंबर बन जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो भी इसी एक्ट में आते हैं क्या? नहीं, उनके लिए अलग से एक पेंशन स्कीम होती है, उसके अंदर वो काउंट होंगे, ठीक है। अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या था, जो एम्प्लॉय था 12% उसका तो उसमें ही चला गया था पीएफ फंड में, पर जो एम्प्लॉयर मतलब कंपनी का मालिक जो पैसा दे रहा था उसका शेयर में से 8.33% जो है वो इस पेंशन फंड में चला जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगी? गवर्नमेंट करेगी 1.16। और किस केस में? जब इनकम क्या है 15,000 से कम है। अब देखते हैं बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट होता है एक तो सुपर एनुएशन पेंशन। सुपर एनुएशन पेंशन कैसे मिलेगी? जैसे मान लो आपने की एज हो गई है, इस जॉब को 60 साल तक ही कर सकते हो आप, ठीक है। और आप मान लो 50 की एज में आपने ये ज्वाइन करी है तो आप 10 साल ही उस कंपनी में काम कर पाएँ। तो पेंशन मिलने का क्या क्राइटेरिया है? एक तो एज इतनी हो जानी चाहिए या फिर 10 साल से ज़्यादा उस कंपनी में काम करा हुआ होना चाहिए, तभी इस पेंशन का बेनिफिट आप उठा सकते हो, ठीक है। मतलब कोई आप मान लो कि 45 ईयर ओल्ड आदमी है, वो गया इस कंपनी में काम करने के लिए, पीएफ में इंक्लूड हो गया तो वो पेंशन में भी इंक्लूड हो गया। 10 साल से ज़्यादा सर्विस दी है उसने, ठीक है, 60 साल तक काम करा उसने, तो मतलब 15 साल तक की उसकी सर्विस हो गई, तो अब वो पेंशन लेने के लिए एलिजिबल है। अगर वो 9 साल ही काम करता तब एलिजिबल नहीं होता, ठीक है। अर्ली पेंशन 50 की ईयर में स्टार्ट हो सकती है। डिसेबलमेंट पेंशन क्या होती है कि आपकी परमानेंट आपकी दोनों टांगें कट गई, दोनों हाथ टूट गए, उस केस में ये वाली पेंशन मिलती है, ठीक है। फैमिली पेंशन मतलब आपकी डेथ हो गई है तो जो आपकी जो पैसा जमा था वो आपकी फैमिली को मिलेगी, जो आपकी विधवा वाइफ है उसको मिल जाएगी, ठीक है, टिल डेथ तक, या जब तक वो रीमैरिज नहीं कर लिए तब तक उसको मिलेगी। चिल्ड्रंस को मिलेगी 25% ऑफ विडो पेंशन, जो 2 बच्चे हैं ना, मैक्सिमम 2 बच्चों को मिल सकती है। ऑर्फन के केस में 75%, अगर दोनों पेरेंट्स डाई हो गए हैं तो। नॉमिनी पेंशन कब मिलती है? अगर मान लो आपकी फैमिली नहीं है पर आपका एक अच्छा दोस्त है, तो आप चाहते हो कि मेरे मरने के बाद ये मेरी जो पेंशन है मैं नॉमिनी अपने दोस्त को बना के जा रहा हूँ, तो उस केस में नॉमिनी पेंशन मिलेगी, ठीक है। फिर हम थर्ड स्कीम की बात करते हैं, एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। अब क्या है, ये इंश्योरेंस है एक तरीके का। इंश्योरेंस क्या है कि आपने हेल्थ इश्यूज़ या कुछ भी इश्यूज़ आ जाएँ तो उस केस में आप पैसा निकाल सको इसमें, ठीक है। तो इसमें आप फैमिली मेम्बर या नॉमिनी को डाल दोगे कि मेरे मरने के बाद या मुझे कुछ हो जाने के बाद ये पैसा मेरी फैमिली को मिले या मेरे अच्छे दोस्त को मिले, वो आपसे लिखवाया जाता है। और नॉमिनी को आप कितनी भी बार चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी आपके अच्छे दोस्त के साथ आपकी बन रही है, कुछ दिन बाद वो अच्छा दोस्त आपका रहे नहीं या अच्छे दोस्त की भी डेथ हो जाए, तो उस केस में आप नॉमिनी किससे बनाना चाहते हैं, तो वो एक प्रोसीजर होता है सब चीज़ का, ठीक है। कवरेज कौन होगा? अब इसमें ऑटोमेटिकली कवरेज हो जाता है। पीएफ में जो पैसा जा रहा है ना वो पेंशन को भी कवरेज दे देगा और 0.5 किस में चला जाएगा? इंश्योरेंस में, ठीक है। अब एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन? जो एम्प्लॉय पैसा करता है ना, जो आप पैसा करते हैं एनरोल, वो जाएगा पीएफ में। जो वर्कर्स पैसा करेंगे वो पीएफ में जाएगा। जो कंपनी का मालिक जो एम्प्लॉयर करेगा उसमें से 8.33% किस में जाएगा? पेंशन में, और 0.5% किस में जाएगा? इंश्योरेंस में, ठीक है। एम्प्लॉयज़ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इसमें। अब हम देखते हैं बेनिफिट क्या मिलेंगे इससे। इंश्योरेंस बेनिफिट मिल जाएंगे, आप जिसको नॉमिनी बनाए हो उसको पैसा मिल जाएगा आपके जाने के बाद। कितना अमाउंट मिलेगा? वो होता है जितनी आपका एवरेज बैलेंस उस अकाउंट में पड़ा हुआ है
प्लस वेजिस करके कुछ फॉर्मूला होता है, उससे निकाल के पैसा दे देंगे आपको। मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिल सकता है? 7 लाख तक का। अगर आप इसमें इनरोल्ड हो ना तो आपको सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब कंपैरिजन देखो इस स्कीम का। ईपीएफ पीएफ फंड है ये, ठीक है। इसमें क्या है, सेविंग करनी है तुम्हें, 12% दोनों का जाएगा और रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगा। इमरजेंसी का कुछ ज़्यादा केस हो गया तो आपको काफ़ी चक्कर्स लगाने पड़ेंगे पैसा निकलवाने के लिए। पेंशन का केस क्या होता है, इसमें पेंशन मिलती है मंथली, जो यहाँ ये एम्प्लॉयर कंपनी का मालिक जो पैसा जमा कर रहा है ना 12%, उसमें से 8.33% प्लस गवर्नमेंट का 1.6, ये वाला पैसा आपको मिल जाएगा पेंशन में। हर मंथ आपको कुछ अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको ओल्ड एज में मिलेगा, डिसेबिलिटी के केस में मिलेगा, विडो जो आपके जाने के बाद आपकी वाइफ को मिलेगा, ठीक है। फिर डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में ये एक 1 टाइम की इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें क्या है, जो एम्प्लॉयर यहाँ आपका 12% कर रहा था उसका 0.83 यहाँ करा, उसने इन्वेस्ट 0.5 इसमें डालेगा वो। ये अप टू 7 लाख तक का आपको डेथ के केस में इंश्योरेंस मिल जाएगा। अब सिंपल वर्ड में समझो, जो पीएफ है वो हमें एक बढ़िया पैसा देगा जब हम रिटायरमेंट लेंगे। पेंशन में क्या है, मंथली आपको कुछ पैसा मिलता रहेगा। इंश्योरेंस में क्या है, कुछ इमरजेंसी आ गई तो 7 लाख तक का पैसा मिल जाएगा आपको। अब देखते हैं आपको क्या क्या डाउट है। क्या मेंबरशिप इसकी कंपलसरी है? हाँ, कंपलसरी है। अगर किसी की सैलरी 15,000 से कम है तो एम्प्लॉयर जो कंपनी का मालिक है उस पर कंपल्शन हो जाती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ जो अपने वर्कर्स हैं उनको ये वाली स्कीम में इनरोल करवाएं। वॉलंटरी किस केस में हो जाता है, जब आप खुद नहीं करना चाहते हो। जब आप वर्कर बोल दे कि मैं करना ही नहीं चाहता हूँ, कंसेंट वो फॉर्म फिल करके दे देता है, तो वो इसमें इनरोल नहीं भी हो ना चाहे तो नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड डाउट क्या आता है, जो एम्प्लॉयज़ है ना आउट कर सकता है क्या पीएफ फंड से? तो कैसे आउट कर सकता है, अगर एक बार इनरोल हो गया तो आपको इनरोल रहना ही पड़ेगा, आपकी सैलरी में से पैसा कटता रहेगा। अगर आप इनरोल नहीं होना चाहते हो तो उसके लिए आपका जॉब का जो पहला दिन होता है उसी टाइम आप एक फॉर्म फिल करके दे देंगे कि मैं इसमें इनरोल नहीं होना चाहता हूँ, ठीक है। एक बार अगर इनरोल हो गए आप तो इनरोल रहना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। जो हमारे बेनिफिट हैं वो टैक्सेबल होते हैं क्या, तो जो इसमें से 5 साल के बाद निकालते हो तो टैक्स फ्री होता है। 5 साल से पहले निकालोगे, 4 साल में निकालोगे तो उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। पर जो पेंशन मिलती है ना, ये बात चल रही है हमारी पीएफ फंड की, प्रोविडेंट फंड की। पेंशन स्कीम में क्या होता है कि नॉर्मल जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी ना, मंथली जो आपको पेंशन मिलेगी उसमें टैक्स लगेगा। जैसे नॉर्मल आपको इनकम मिलती है उसी तरीके से ट्रीट करा जाएगा उसे। जो इंश्योरेंस वाला पैसा होता है वो टैक्स फ्री होता है, ठीक है। अब आपको प्रोविडेंट फंड स्कीम में कुछ डाउट हो सकते हैं कि पीएफ फंड में कितना पैसा जाएगा, तो एम्प्लॉय का 12% जाएगा, एम्प्लॉयर का 12% में से 3% ही जाएगा, क्योंकि 8.33% तो वो डाल देगा पेंशन में, 0.5 डाल देगा वो अपना इंश्योरेंस में, ठीक है। बिफोर रिटायरमेंट आप विड्रॉ कर सकते हो पैसा। हाँ, अगर आप 2 महीने तक आपको जॉब नहीं मिली है, एक जॉब आपने छोड़ी, दूसरी जॉब आपको 2 महीने तक नहीं मिली है, तो आप पहले रिटायरमेंट से पहले भी इस फंड से पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। और ये आपकी रिटायरमेंट हो गई है 58 की ईयर में, तो आप पैसा निकाल सकते हो। मल्टीपल पीएफ अकाउंट हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसके लिए एक यूएएन नंबर मिलता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिल गया है तुम्हें, तो उसमें पैसा बार बार अलग अलग जगह अकाउंट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 5 साल से पहले पैसा निकाल लेता हूँ तो क्या मैं पीएफ फंड को लूज़ कर दूँगा? नहीं, बस इसमें ये है कि आपकी जो इनकम है उस पर टैक्स लग जाएगा। अब देखते हैं ईपीएस स्कीम पे आपको कुछ डाउट है तो, अगर मेरी सर्विस 10 साल से कम है तो क्या मुझे पेंशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। एटलीस्ट 10 साल या 10 साल से ज़्यादा आप उस स्कीम के अंदर इनरोल हो तभी आपको पेंशन मिलेगी। जो पीएफ फंड वाली पासबुक जो आपको मिली होती है ना, उसमें ईपीएस बैलेंस दिखाएगा क्या? नहीं, उसमें 2 ही बैलेंस दिखते हैं, एक तो आपका प्रोविडेंट फंड वाला बैलेंस दिख जाएगा और एक जो इंश्योरेंस वाला है वो, ठीक है। पेंशन वाला नहीं दिखेगा, उसका एक सेपरेटली मेंटेन करते हैं उसे, ठीक है। अब पेंशन आपको कम या ज़्यादा एक फार्मूले के बेस पे मिलेगी, एक फार्मूला होता है जिससे पेंशन निकाली जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको पेंशन दी जाएगी, ठीक है। फिर ये देखो फोर्थ, जो हमारा ईपीएस है उसको हम फुली विड्रॉल कर सकते हैं तो नहीं, उसके सिर्फ बेनिफिट मिल सकते हैं हमें 10 साल के बाद।
अगर 10 साल तक आपने सर्विस करी है तो। अब हम देखते हैं एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। अगर डू आई नीड टू पे प्रीमियम फॉर, इस स्कीम के लिए मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा तो नहीं। इसमें एम्प्लॉय का कोई रोल ही नहीं होता, वर्कर का कोई रोल ही नहीं होता। पैसा जमा कौन करता है? एम्प्लॉयर, ठीक है। वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन में से 0.5 देता है। अब दूसरा डाउट आपको ये आ सकता है कि ये जो डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है, अगर मेरी डेथ हो जाए आफ्टर रिटायरमेंट तो क्या ये बेनिफिट आपको मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। ये कब मिलता है इंश्योरेंस आपको? जब आप जॉब में हो। और थर्ड, अगर मैं नॉमिनी ही ना डालूं, जो नॉमिनी पूछा जाता है वो नॉमिनी ही नहीं डालूं, तो वो बेनिफिट किसको मिलेगा? तो वो बेनिफिट में मिल जाएगा आपके बच्चों को, जो भी आपकी फैमिली में से होगा उसे मिल जाएगा। फोर्थ डाउट क्या हो सकता है, क्या ये स्कीम बेनिफिट एडिशन है क्या पीएफ और पेंशन से? हाँ, तो पीएफ फंड में अलग रिटायरमेंट के बाद मिलता है। पेंशन में क्या है कि आपकी फैमिली को पेंशन मिलेगी, आप जिंदा हो तो आपको मिल जाएगी, आपकी वाइफ को मिल जाएगी विडो पेंशन, ठीक है। और थर्ड, इंश्योरेंस कि आपको कुछ नुकसान हो जाए। तो इसी के साथ हमारी ये तीनों स्कीम जो हमने पढ़ी वो कवर होती हैं। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें कवर कर दूँगी उन चीज़ों को, ठीक है। अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।